स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडियो एजुकेशन स्टूडियो 7 में। मैं आपका दोस्त महेश परमार। आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जिसे इंग्लिश में यूनिवर्स भी कहा जाता है, इसे यूनिवर्स भी बोलते हैं। यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन सा सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुआ, कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध नहीं हो पाया, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग करते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इसका जो अध्ययन किया जाता है उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोस शब्द का अर्थ होता है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित। तो यह बात कर ली। अब बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो देखते हैं, मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से विद्वानों ने कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुए। तो देखते हैं कौन से सिद्धांत दिए और कौन से विद्वान ने दिए, और कौन सा सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुआ, कौन से सिद्धांत प्रसिद्ध नहीं हुए। देखते हैं दोस्तों। पहला आता है इसमें भूकेंद्रित सिद्धांत। भूकेंद्रित सिद्धांत। दूसरा है हमारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तीसरा है हमारा धूल के कण का सिद्धांत। चौथा है हमारा, तीसरा की बात कर रहे हैं तो धूल के कणों का सिद्धांत। चौथे की बात कर रहे हैं हम, तो चौथा सिद्धांत है हमारा निहारिका सिद्धांत। निहारिका, जिसे नेबुला भी बोलते हैं। निहारिका सिद्धांत। निहारिका को ही नेबुला भी बोलते हैं। पांचवा सिद्धांत है हमारा बिग बैंग सिद्धांत। यही सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो आइए बात करते हैं कि ये कौन कौन से विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं। तो जो हमारा भूकेंद्रित सिद्धांत है, ये हमारे विद्वान टालमी ने दिया है। ये टालमी ने दिया है। दूसरा हमारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ये दिया है कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। तीसरा सिद्धांत है हमारा धूल के कणों का सिद्धांत, ये दिया है ऑटो श्मिड ने। ऑटो श्मिड। चौथा सिद्धांत है हमारा निहारिका सिद्धांत, ये दिया हमारे लाप्लास ने। और पांचवा सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, ये दिया है जॉर्ज लेमेंटेयर ने। लेमेंटेयर। तो बात करते हैं निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत में क्या कहा और ये प्रसिद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो देखते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं हम निहारिका सिद्धांत, जो किसने दिया है, लाप्लास ने दिया है। निहारिका सिद्धांत, जिसे नेबुला भी बोलते हैं, ये हमारे निहारिका सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं हम। निहारिका सिद्धांत, निहारिका या नेबुला।
नेबुला सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया है लाप्लास ने। तो बात कर रहे हैं ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये इस सिद्धांत के बारे में। तो हमारे लाप्लास का कहना है कि ब्रह्मांड का निर्माण हाइड्रोजन के बादल से हुआ। इनका कहना है लाप्लास का कि हाइड्रोजन के एक बादल से हुआ जो बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा था। लाप्लास कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक हाइड्रोजन के एक बादल से हुआ जो बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा था। घूर्णन के परिणाम स्वरूप नाभिकीय संलयन के कारण संलयन के कारण ये घूर्णन कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बादल का घनत्व बहुत बढ़ता गया। जैसे बादल का घनत्व बढ़ता गया तो इसके केंद्र में सूर्य की उपस्थिति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें जो कुछ बच गया था अवशेष, उससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो लाप्लास का कहना ये था, पर ये सिद्धांत इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। बात करते हैं अब हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? वो दिया हमारे जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ये सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो निहारी का सिद्धांत है ये कोई इतना प्रसिद्ध सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसे कोई मान्य नहीं है ज़्यादा। बात करते हैं हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। बिग बैंग सिद्धांत मैंने आपको बताया था किसने दिया? ये दिया है हमारे जॉर्ज लेमेंटेयर ने। बहुत अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया 1927 में। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और ये भी बन सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया जॉर्ज लेमेंटेयर ने। तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1927 में इस सिद्धांत को दिया। जॉर्ज लेमेंटेयर कहाँ से थे? वो थे बेल्जियम से। बेल्जियम के विद्वान थे जॉर्ज लेमेंटेयर, बेल्जियम के थे। इनका कहना है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इन्होंने ये जो बताया आज से 13.8 अरब वर्ष पहले एक केंद्र में, कोई केंद्र था, केंद्र में हाइड्रोजन का परिवर्तन, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा निहारी का सिद्धांत जैसा बताया, पर थोड़ा अलग बताया। हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो रहा था। हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो रहा था, जिससे असीमित ऊर्जा निकल रही थी। इसी असीमित ऊर्जा के कारण इसमें ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे आज हमारा वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने इस बारे में ये बताया जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हो गई, अब उसमें बात आती है आकाशगंगाओं की। तो आकाशगंगा क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती है, उनका आकार कैसा होता है। तो बात करते हैं आकाशगंगाओं की। पर ब्रह्मांड का जब हमारा ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, तो वर्तमान ज्ञात तथ्यों के अनुसार विद्वानों का कहना है कि आज से हमारे ब्रह्मांड में पहले से 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे विद्यमान हैं। 100 अरब तारे। तो अब ये हो गया। अब मैं बात कर रहा था आकाशगंगाओं के बारे में। तो आकाशगंगा की बात करते हैं हम। आकाशगंगा क्या होती है, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो चलो देखते हैं। तो
पहले बात करते हैं आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा का आकार 3 आकृति होती है आकाशगंगा की। एक होता है सर्पिलाकार, दूसरा होता है दीर्घवृत्ताकार, एक हो गया हमारा अनियंत्रित। प्रकार 3 आकृतियां हो गई। इस सर्पिलाकार को स्पाइरल बोलते हैं इंग्लिश में, स्पाइरल। दूसरा होगा दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल बोलते हैं इसे, इलिप्टिकल। और एक होगा अनियंत्रित, इसे बोलते हैं इरेगुलर। इस प्रकार 3 प्रकार की आकाशगंगा होगी। अब बात करते हैं आकाशगंगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, बात करते हैं। तो हमारे विद्वानों का कहना है कि जो हमारा बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, बिग बैंग विस्फोट हुआ था, बिग बैंग विस्फोट के साथ ही आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। कहाँ जा रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है। और यह कार्य आज भी जारी है, ये नियंत्रित एक दूसरे से दूर जा रही है, रेगुलर। बात करते हैं आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। इसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला या इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। बात करते हैं मिल्की वे हमारी आकाशगंगा के बारे में, जिसका नाम है मंदाकिनी। इसे आकाशगंगा भी कहते हैं, आकाशगंगा। इसके 3 नाम हैं, आकाशगंगा, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला को इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते लेते हैं, कभी आकाशगंगा लिख देते हैं, कभी मंदाकिनी लिख देते हैं, कभी दुग्ध मेखला भी लिख देते हैं, कभी इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको तीनों प्रकार से बता दिया। अब बात करते हैं हमारी जो आकाशगंगा है ना, इसके केंद्र में सूर्य की उपस्थिति नहीं है। जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसका केंद्र है, इसमें सूर्य उपस्थित नहीं है। ये याद रखना, इसके केंद्र में सूर्य उपस्थित नहीं है, पर सूर्य इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। इसके केंद्र में सूर्य उपस्थित नहीं है, ये ध्यान रखना। बट सूर्य इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। वो लगाता है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, क्लॉकवाइज। समझ गए? तो सूर्य इसके केंद्र में सूर्य उपस्थित नहीं है, पर सूर्य इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष की। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना कि इसके केंद्र में सूर्य उपस्थित नहीं है। अब बात कर रहा हूं मैंने बताया कि सूर्य पर इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। तो हमारी आकाशगंगा जो है, बताया मैंने, आकाशगंगा सूर्य इसके केंद्र में उपस्थित नहीं है और सूर्य इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। तो सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसके केंद्र की परिक्रमा लगाता है। और इसका एक चक्कर लगाने में लगभग उसको 25 अरब वर्ष लग जाते हैं। 25 अरब वर्ष लग जाते हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में उपस्थित नहीं है
पर सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगाता है, वो भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो जो लगाता है चक्कर सूर्य, उसको लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सॉरी माफ, यहाँ पे मैंने 25 अलग लिख दिया, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं लगभग। तो 25 करोड़ वर्ष का जो समय लगता है, इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो जो सूर्य परिक्रमा लगाता है, उसको जो चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसे एक और नाम ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस वर्ष भी बोल देते हैं। ये इंग्लिश में इसे गैलेक्टिक ईयर भी बोल देते हैं, गैलेक्टिक ईयर। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसको 3 नाम से बोल देते हैं। अब बात करते हैं, ब्रह्मांड वर्ष हो गया हमारा, तो ब्रह्मांड वर्ष की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा। इसके केंद्र में तारों की उम्र अधिक और अधिक होती है। जो इसका केंद्र है, इसमें जो तारे रहते हैं, हमारे तारे हैं, इन तारों की उम्र अधिक होती है। और इससे जो तारे दूर रहते हैं, इनकी उम्र कम होती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे इसमें दुग्ध मेखला के केंद्र में तारों की उम्र अधिक होती है और दूर वाले क्षेत्र में तारों की उम्र कम होती है। अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा के निकट की आकाशगंगा के बारे में। तो जो हमारी आकाशगंगा है, उसके निकट की आकाशगंगा है, उसे एंड्रोमेडा कहते हैं, एंड्रोमेडा। हमारा जो आकाशगंगा है, उसके निकट की आकाशगंगा, उसको एंड्रोमेडा कहते हैं, एंड्रोमेडा। तो ये बात हो गई ब्रह्मांड वर्ष के बारे में। अब बात करें निहारिका के बारे में। निहारिका क्या होती है? अभी मैंने बताया था, एक निहारिका सिद्धांत बताया था आपको, पर ये निहारिका अलग है। तो बात करते हैं हम, निहारिका क्या होती है। निहारिका, निहारिका से आज से मैंने बताया था, एक धूल के बादल से है, धूल के बादल से, एक धूल का बादल है जिसमें हाइड्रोजन परिवर्तित होती है हीलियम में। मैंने वहाँ भी ये बताया था आपको, हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में होता है, और ये होता है संलयन के माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। तो ये संलयन की प्रक्रिया होती है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये बोला जो निहारिका केंद्र, निहारिका के जो केंद्र में नीले रंग का कारण, ये नीले रंग की दिखाई देती है। और ये नीले रंग का कारण है, ये कौन से कलर की दिखाई देती? नीले कलर की, नीले रंग की। नीले रंग का कारण है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण ये नीला रंग दिखाई देता है। तो नीले रंग का कारण होगा नाभिकीय संलयन। अब निहारिका के जो बाहरी क्षेत्र होता है, इसमें भी कलर दिखाई देते हैं हमें। तो पहले बात करते हैं हम, इसके बाहरी क्षेत्रों में कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। पहला हमारा रंग दिखाई देता है लाल, लाल हो गया। एक पीला कलर दिखाई देता है हमें, और एक दिखाई देता है हमें सफेद कलर, नहीं सॉरी, एक दिखाई देता है हरा कलर। ये काय के कारण दिखाई देता है? जब संलयन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें जो कंकड़ पत्थर बच जाते हैं, कंकड़ पत्थरों के कारण ही ये रंग दिखाई देते हैं। तो मैंने बताया निहारिका का कलर दिखाई देता, वो नीले कलर का दिखाई देता। और इसके बाहर वाले क्षेत्र, ये है बाहरी क्षेत्र, इसका बाहरी क्षेत्र। तो बाहरी क्षेत्र में ये लाल, पीला और हरा रंग दिखाई देता है। बात हो गई हमारी निहारिका के बारे में, कर लिया हमने बात। अब और इससे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ कैसे क्या पूछते हैं। जो निहारिका है हमारी,
ब्रह्मांड में निहारिका। निहारिका जो सबसे चमकीली निहारिका है वो है ओरियन निहारिका। ओरियन निहारिका ये सबसे चमकीली निहारिका है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, ओरियन। ओनियन मत पढ़ लेना। तो ये हो गया हमारी ओरियन निहारिका। अब बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पूछ लेते हैं कि हमारी ब्रह्मांड की सबसे चमकीली निहारिका कौन सी है। तो सबसे चमकीली निहारिका हो गई ओरियन निहारिका। अब बात करते हैं, निहारिका हो गई। दूसरा चीज है पृथ्वी के निकट का जो तारा है, हमारी पृथ्वी के निकट, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के निकट का तारा है सूर्य, और इसे ही हमारे सौरमंडल का जनक भी बोलते हैं। सूर्य को सौरमंडल का जनक भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य है, और सूर्य जो सौरमंडल का जनक है वो भी सूर्य है। अब बात करते हैं सूर्य के निकट का तारा कौन सा है। ये सौरमंडल का जनक भी कहते हैं। सूर्य के निकट का तारा, सूर्य के निकट का तारा बात करते हैं। सूर्य के निकट का तारा है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य है, और सूर्य के निकट का तारा की बात कर रहे हैं। ये सूर्य के निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये हो गया। और इसे हमारे सौरमंडल का जनक भी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। पृथ्वी के निकट का तारा था। अब एक आईएमपी क्वेश्चन है इसमें कि हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार। अपना कुत्ता मत समझना, ये है डॉग। डॉग स्टार वो डॉग होता है। डॉग स्टार या इसे साइरस तारा भी बोलते हैं। साइरस, सीरियस मत पढ़ना, साइरस तारा भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों ये बात हो गई हमने निहारिका में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। पूछ लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा है हमारा ब्रह्मांड का डॉग स्टार या साइरस तारा। अब बात करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन की। तो गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं। अब चलो देखते हैं किसे जो गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो गोल्डीलॉक्स जोन में हमारी पृथ्वी भी आती है। गोल्डीलॉक्स जोन इसे कहते हैं जहाँ जीवन की सबसे अधिक संभावना हो, जीवन की सर्वाधिक संभावना हो, सर्वाधिक संभावना हो, उसी क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। तो ये याद रखना कि गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम तारों की। तो तारों की कैसी अवस्था रहती है, कौन सी अवस्था, युवा अवस्था में तारा कैसा रहता है, तारे की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो देखते हैं तारे की अवस्थाएं। तो दोस्तों तारे का ईंधन जो रहता है, तारे का ईंधन की बात करते हैं। तारा जो चमकता है हमें दिखाई देता है, तो तारे में ईंधन रहता है। तो तारों का ईंधन है हाइड्रोजन। तारों का ईंधन है हाइड्रोजन, और यहाँ सनलाइट के माध्यम से हीलियम में बदलता जाता है। तारे का ईंधन हो गया हाइड्रोजन, और ये होता है सनलाइट के माध्यम से हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। मैंने बताया आपको कि तारे का ईंधन होता है हाइड्रोजन, और ये सनलाइट के माध्यम से हीलियम में परिवर्तित होता सॉरी दोस्तों, ये हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। तो तारे की जो अवस्था रहती है, ये 4 अवस्था रहती है। एक है सबसे पहला, जब तारा युवा अवस्था में होता है तो नीला रंग का दिखाई देता है।
उसके बाद होता है सफेद रंग का। तीसरी अवस्था है पीला, ये पीला कलर का दिखाई देता है। और चौथी अवस्था सबसे अंतिम अवस्था लाल, और लाल में इसे ना महाविनाशकारी तारा बोलते हैं। महाविनाशकारी में ये बहुत अधिक विनाशकारी होता है, जिसे बहुत ज़्यादा लाल दानव तारा भी कहते हैं इसे। तो बात करते हैं अब तारों की अवस्था की बात हो गई, कौन कौन सी अवस्था रहती है, और अब देखते हैं कौन सी अवस्था में तारा कैसा दिखाई देता है। तो तारे की जो युवा अवस्था रहती है, युवा अवस्था में तारा हल्के नीले रंग का दिखाई देता है, उसका रंग नीला होता है। इसमें तारे की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो तारे की अवस्था प्रथम अवस्था में युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था में तारा कैसा दिखाई देता है, तो वो नीले कलर का दिखाई देता है। और तारे की अंतिम अवस्था, ये अंतिम अवस्था की बात करता हूं मैं, अंतिम अवस्था। तो तारे की अंतिम अवस्था में तारे का रंग लाल दिखाई देता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि तारे की जो प्रथम अवस्था रहती है जब तारा, तो नीले कलर का रहता है, और जब अंतिम अवस्था रहती है तो अंतिम अवस्था में तारा लाल रंग का दिखाई देता है। तो तारे के अंतिम अवस्था में इसे लाल दानव तारा भी कहते हैं, लाल दानव तारा भी कहते हैं, मैंने बताया था अभी आप। तो तारे की जो अवस्था होती ये इस प्रकार से है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम, इसमें क्वेश्चन बनता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रशेखर सीमा हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने दी थी, और वो दी थी 1930 में, 1930। तो अब बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा की। चंद्रशेखर सीमा, सीमा या इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। तो बात करते हैं हम आप चंद्रशेखर सीमा के बारे में। तो चंद्रशेखर सीमा में जो सुपरनोवा विस्फोट होता है हमारा, सुपरनोवा विस्फोट, तारे की जो लाल अवस्था में रहता है, लास्ट अवस्था लाल दानव तारा, जब महाविनाशकारी लाल दानव तारा भी बोलते हैं, जब तारे की अंतिम अवस्था रहती। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि लास्ट अवस्था में जब तारा बहुत ज़्यादा हो जाता, महाविनाशकारी हो जाता है, तो सुपरनोवा उसके बाद आता है। तो सुपरनोवा विस्फोट में यदि अवशेषों का, जो अवशेष बचते हैं, कोई भी चीज़ टूटती है तो वो उसके टुकड़े होते हैं। तो अब बात करते हैं सुपरनोवा विस्फोट की। तो सुपरनोवा विस्फोट में अवशेषों का द्रव्यमान, जो अवशेष रहते हैं, अवशेषों का द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्यमान। तो जो अवशेषों का द्रव्यमान अगर 1.44 गुना, मतलब 1.44 से अधिक हो, इससे अगर अधिक रहता है, तो ये हमारा तारा न्यूट्रॉन तारा हो जाता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तारा, या इसे ही कहते हैं पल्सर तारा। पल्सर बाइक मत समझना, इसे कहते हैं पल्सर तारा। तो बात करते हैं सुपरनोवा। तो सुपरनोवा विस्फोट जब होता है, उससे जो अवशेष बचते हैं, तो अवशेषों का द्रव्यमान अगर 1.44 गुना से अधिक हो, तो वो तारा ही न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बनता है। क्योंकि न्यूट्रॉन तारा अत्यधिक चमकीला होता है, ये न्यूट्रॉन तारा भी बहुत चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है, और उस चमकीला तारा है। तो न्यूट्रॉन तारा अधिक चमकीला है। तो इसकी बात करते हैं, अत्यधिक चमकीला होता है, तेजी से घूर्णन भी कर रहा होता है।
इसलिए कुछ समय तक तो दिखाई देता है। ये तारा अत्यधिक चमकीला होता है, वो घूर्णन कर रहा था तो बहुत समय तक तो हमें दिखाई देता है, पर जब इसमें ये घूर्णन अत्यधिक बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा होता है तो प्रकाश इस क्षेत्र से बाहर वापस नहीं आता है, तो ये दिखाई देना हमें बंद हो जाता है। तो इसी के कारण ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल कुछ समय तक तो हमें दिखाई देता है और कुछ समय बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे ही ब्लैक होल बोलते हैं। कृष्ण विधर इधर लिख रहा हूं मैं। तो मैंने बताया कि सुपरनोवा से जो अवशेष बचते हैं, अगर उनका द्रव्यमान 1.44 से अधिक हो तो वो तारा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बनता है। और अगर वो घूर्णन के कारण चमकता है पर बाद में उसमें क्षेत्र से प्रकाश वापस नहीं आ पाता है, तो वही क्या बनता है? कृष्ण विधर। या ब्लैक होल, इसे ही ब्लैक होल बोलते हैं। तो इसमें प्रकाश दिखाई देता है जब तक तो ये अच्छे न्यूट्रॉन तारा होता है, पर जब इससे प्रकाश वापस नहीं आता है तो यही इसे कृष्ण विधर या ब्लैक होल भी कहते हैं। तो बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इसमें है कि सुपरनोवा विस्फोट से का द्रव्यमान मैंने बताया था आपको कि 1.44 से अधिक हो तो वही तारा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बनता है। पर अगर ये सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट से अगर अवशेषों का द्रव्यमान, इससे अवशेष है, अवशेषों का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से, किसके द्रव्यमान से? सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से अगर 3 गुना बड़ा हो, 3 गुना अधिक हो तो ये तारा डायरेक्ट ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल। और इसे ही कृष्ण विधर भी कहते हैं। अगर मैंने बताया था कि सुपरनोवा विस्फोट में अगर द्रव्यमान 1.44 हो तो वो तारा न्यूट्रॉन तारा है, पल्सर तारा बनता है। और अगर प्रकाश उस तारे पर नहीं जाता है तो फिर वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। पर अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक हो तो वो तारा डायरेक्ट ब्लैक होल बन जाता है। अब बात करते हैं हमारे सूर्य की। तो सूर्य, इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, IMPA, कि जो सूर्य है, सूर्य का अंत किस प्रकार होगा? तो ये व्हाइट ड्राफ्ट के रूप में होगा, व्हाइट ड्राफ्ट के रूप में होगा। या हमारी भाषा में बोले तो राख के रूप में होगा। इसे ही श्वेत वामन तारा बोलते हैं। जो सूर्य का अंत होगा उस अवस्था की बात होगी। तो सूर्य का जो अंत होगा वो व्हाइट ड्राफ्ट के रूप में होगा। इसे ही श्वेत वामन तारा भी कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण मैंने आपको बताया था कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने बताया था। जो चंद्रशेखर सीमा की बात हो रही है, चंद्रशेखर सीमा में जो चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था वो किसने किया था? तो वो क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने, इन्हीं के नाम पे इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर सीमा का जो निर्धारण किया था वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने किया था। और ये कब किया था? ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये 1930 में किया था इन्होंने। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किसने किया था और कौन से सन में किया था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अगली, तो बात करते हैं हम तारों की। तो तारे के जो आकार के, जितने बड़े आकार के तारे रहते हैं, तार का ये इतना बड़ा आकार है, ये जितने बड़ा आकार के तारे रहेंगे इनकी उम्र उतनी ही कम रहती है, उतनी ही कम होती है।
और जितने छोटे आकार के तारे होते हैं उनकी उम्र अधिक होती है, उम्र अधिक होती है। तो ये मत सोचना बड़ा तारा है तो बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा। जो जितना बड़ा तारा रहता है उसकी सीमा उतनी ही कम रहती है, उम्र उसकी। और जो छोटा तारा होता है उसकी उम्र कम होती है, मतलब सॉरी, उसकी उम्र अधिक होती है। जो बड़े तारे की उम्र कम होती है, छोटे तारे की उम्र अधिक। जैसे हम बात करते हैं अपनी, तो अपने में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, मतलब वो छोटे से बड़े होंगे तब फिर इस प्रकार, और बड़े की उम्र कम होती है क्यों कम, तो इस प्रकार ही होगा ना। मैंने बताया आपको चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा निहारिका हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष कोई इससे क्वेश्चन यह बनता है, इसमें इसकी दूरी पूछता है कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। तो एक खगोलीय दूरी का मात्रक है ये प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष की बात है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया। तो एक प्रकाश वर्ष में जितनी प्रकाश की बात है अभी इसमें, सॉरी मैं ये प्रकाश वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं ये बता रहा हूँ आपको पहले। तो प्रकाश वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष की। एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 19.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो 9 इंटू 46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये दूरी होगी। अब इसको कभी कभी मीटर में पूछ लेते हैं, तो मीटर में कुछ नहीं करना ज़्यादा, 9.46 इंटू 10⁻, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये हो गई प्रकाश वर्ष की बात। तो हमने अभी चंद्रशेखर सीमा पढ़ी थी, इसके बाद ये प्रकाश वर्ष पढ़ा है। जो दूर प्रकाश जितनी दूरी तय करता है इसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब बात करते हैं हम तारामंडल की, नक्षत्र तारामंडल, नक्षत्र, नक्षत्र या इसे तारामंडल कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो तारामंडल, नक्षत्र तारामंडल किसे कहते हैं। तो हम आकाश की तरफ जब देखते हैं हमारे आसमान में, तो हमें बहुत सारा आकृति टाइप तारे के झुंड दिखते हैं, बहुत से झुंड टाइप दिखते हैं। हम कहते हैं ये शेर है, ये हिरन है। तो इस प्रकार जो हमें आकाश की तरफ देखते जब तारों का समूह, जब तारों का समूह दिखाई देता है हमें, वो अलग अलग आकृतियों का, उसे ही नक्षत्र तारामंडल कहते हैं। आकाश की तरफ हम जब देखते हैं तो हमें बहुत सारी आकृतियां दिखती है, और ये आकृतियों का जो समूह है इसे ही नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। तो बात करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो 89 हमारे तारामंडल है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितने तारामंडल हैं, नक्षत्र तारामंडल। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 89 तारामंडल है अभी हमारे वर्तमान में। तारामंडल क्या होता है, उदाहरण के लिए बोलते हैं हम सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल।
ये हो गया तारामंडल की बात। अब एक इसमें एक बेसिक क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो तारामंडल, जब हम अंतरिक्ष में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का हम बहुत सोचते हैं कि कैसा होगा, कैसे लोग रहते हैं, तो वो छोड़ो अभी। अंतरिक्ष में जब हम बात करें, अंतरिक्ष में से हम आकाश को देखते हैं अंदर, आकाश को हम हमारे यहाँ से आकाश को देखते हैं तो हमें आकाश नीले कलर का दिखाई देता, पर हम अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखते हैं तो ये आकाश हमें काले कलर का दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है, दिखाई देता है। हम यहाँ से आकाश को देखते हैं तो हमें नीले कलर का दिखाई देता है, पर अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखते हैं तो आकाश काले रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब में मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।